हमें यही करना होता कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे दूं, तो वी शुड नॉट हैव हैड एन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखें प्लीज, अपने ऑडियोज ऑन रखें। यू कैन आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम। आई वुड रिकमेंड दैट प्लीज इंटरैक्ट। अपना जब आप अपना सर हिला रहे होते हैं ना, तो मुझे एक बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ यार मेरी आवाज सही से जा रही है, मेरी बात ठीक से समझ में आ रही है, या आप कुछ आगे से कह रहे हैं, जी सर समझ में आ गई, या कोई सवाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ आपको मेरी बात जो है वो पहुंच रही है। एक अलग बात है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली आपसे हैं। अब आप अगर अपना इंट्रोडक्शन करा दें। मैं यूजुअली इंट्रोडक्शन में दो तीन चीजें पूछता हूँ, लेकिन ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो आपकी जो मर्जी अपना इंट्रोडक्शन कराना है, आप ये जरूर बता दीजिएगा कि आपका कौन सा सेमेस्टर है एंड व्हाई आर यू टेकिंग दिस कोर्स इन समर्स। हसीब प्लीज। मेरा नाम हसीब है, मैं अपने 8th सेमेस्टर में हूँ और मैं कोर्स ले रहा हूँ क्योंकि 4 कोर्स और ख़त्म करना है मुझे अपना डिग्री। अभी मुझे इस समर सेमेस्टर में 3 कोर्सेज लेने हैं, तब जाके आने वाले सेमेस्टर मेरे 5 कोर्सेज रह जाएंगे, जिसके बाद मेरी डिग्री ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें डिग्री खत्म करनी है इसलिए तुम समर में ये कोर्स ले रहे हो। यस ठीक है, तो ये तुम्हारा कोर्स जो है रेगुलर सेमेस्टर में हो नहीं सका था, क्या हुआ था, मिला नहीं था या क्या मामला था? सर, मेरा बीच में ना एक मसला हो गया था, तो मैंने ना IBA रीअप्लाई किया था। अच्छा अच्छा। तो हाँ, 2018 में। तो उससे मसला ये हुआ है कि उनके सिस्टम में मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ। अच्छा। बिकॉज हाँ, तो अब मेरे सिर्फ 8 कोर्सेज रह गए। हम्म। मैं यही कोशिश करता है कि समर में अगर मेरी 3 कर लूँ और फिर नॉर्मल सेमेस्टर में 5 कर लूँ तो पूरा हो जाएगा मेरा। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे 4th सेमेस्टर काउंट करते हैं, तो वो लोग मुझे ये कोर्स लेने नहीं देते। तो तुम अभी इनरोल्ड नहीं हो कोर्स में? नहीं सर, अभी नहीं। मैंने GPO को ईमेल किया, उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे, और ये फ्राइडे को आती है, लेकिन आज भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, चलो ठीक है। खैर मेरे पास ईमेल आई है और मुझे ये बताया गया है कि सिर्फ डेफिशिएंसी जिन स्टूडेंट्स की है उन स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है समर में कि वो कोर्सेज ले सकते हो। ठीक है बहरहाल, आई होप कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए और तुम कोर्स ले सको, या जो भी तुम्हें कोर्सेज लेने हैं वो मिल सकें। जी अब्दुल वहाब। सर मेरा अभी 7th सेमेस्टर समर के बाद फॉल में स्टार्ट होगा। हम्म। बेसिकली मैं ये कोर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेमेस्टर मैं एक्सचेंज पर था US यूग्रेड प्रोग्राम पे। हम्म। तो मेरे 3 कोर कोर्सेज रह गए हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। ठीक तो है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमारे 6th सेमेस्टर में से कोई भी कोर कोर्स ऑफर नहीं हो रहा है। हम्म। तो मुझे भी यही इशू है कि वो अभी मैं इस कोर्स में इनरोल्ड नहीं हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। तो प्रोग्राम ऑफिस ये कह रहा है कि आप नहीं ले सकते, बट मुझे ग्रेजुएट टाइम पर होने के लिए एटलीस्ट मुझे भी 3 कोर्सेज चाहिए इस समर में। ठीक है। और कोर जो है मुझे लाजमी लेना है, कोई ना कोई कोर, क्योंकि बाद में फिर टाइम टेबल इस तरह से बनता है कि मैं एक साथ इतने सारे कोर्स नहीं ले सकता। ठीक है, तो अभी तुम भी इनरोल्ड नहीं हो? नो सर। ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स तो ये होगा जो इनरोल्ड नहीं है। तो इनरोल्ड कौन है भाई? जो इनरोल्ड है वो है क्यों नहीं? सर आई एम मैं इनरोल्ड हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, आपकी ना शक्ल नजर आ रही है, आपकी ना वीडियो नजर आ रही है। एक सेकंड, ये किसी स्टूडेंट का ही फोन है। लेट मी टेक दिस कॉल प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलो उमर। हाँ मैंने रिजल्ट्स हो गए हैं फाइनल। मुझे तुम अगर कल सुबह कॉल कर लो मैं बताता हूँ। ओके। तो जी अरीबा, आपका कौन सा सेमेस्टर है ये सर फाइनल मैं है तो आपका? इनरोल्ड हूँ हाँ आप तो इनरोल्ड हैं, सर। आपका नहीं, सेमेस्टर कौन 7th सा? सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर है अभी? 7th। अच्छा। और तो आप तो इनरोल्ड हैं? सर बट बेसिकली मेरे पिछले कोर्सेज बाकी हैं, लाइक 6th एंड 5th सेमेस्टर के। सो अभी ये क्यों? कोर्स मुझे मिल रहा था, सो क्यों आई बाकी टुक हैं? इट। सर वो मैंने गैप सेमेस्टर ले लिया था, तो इसलिए फिर। क्यों ले लिया था भाई गैप सेमेस्टर? सर बस ऐसे ही वो मूड नहीं हो रहा था कंप्यूटर साइंसेस करने का।
तो अच्छा, फिर गैप हालांकि सेमेस्टर ले अच्छा, लिया। ये वो स्टूडेंट कह रही है हु आई वुड कंसीडर अ वेरी गुड स्टूडेंट इन द क्लास, ये कह रही है मूड नहीं हाँ हो रहा था सर, कंप्यूटर गुड साइंस करने स्टूडेंट तो थी ना, बट बीच में कुछ हो गया था तो फिर मूड नहीं हुआ कंप्यूटर साइंसेस करने का। बट का। अच्छा, अब 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 पेंडेमिक तो की वजह कंप्यूटर से, साइंसेस ही करना है बस। अब पेंडेमिक की वजह से हर आदमी जो कुछ भी कर रहा था उसने कहा कि नहीं अब तो मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है क्योंकि फ्यूचर ही यही है जी, फिर। अब तो कंप्यूटर साइंसेस ही करना है बस। अच्छा चलें गुड। तो अली ए, ये कौन है भाई? अली ए, अली ए, ये अली ए है या आलिया है, कौन है ये? ये देखा, ये होता है मसला कि अब लॉगिन करके चले गए भाई। वीडियो जब अगर है तो पता रहता है ना कि क्लास में, कभी क्लास में ऐसे जाते हो उठे और चले गए। जी सिद्रा, जी सर। सिद्रा आप प्लीज स्विच ऑन एक तो वीडियो, दूसरा आप अपना ओके। इंट्रोडक्शन करा लीजिए। अच्छा सर। और रीजन फॉर टेकिंग द कोर्स? हाँ, जो भी आपका दिल चाहे बता दें। मैंने कहा कि ये तो यूजुअली मैं 2-3 क्वेश्चंस करता हूँ क्लास में अपनी, लेकिन ये क्योंकि एक ऑनलाइन सेशन है और ये शुरू हो रहा है ऑनलाइन सेशन, तो आई वुड वांट यू टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई आर यू टेकिंग दिस कोर्स, कौन सा सेमेस्टर है आपका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। करना जरूरी है। हाँ, वीडियो ऑन करना इसलिए जरूरी है, उसका रीजन आपके आने से पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको तो अच्छी तरह पता है कि मैं क्यों कहता हूँ वीडियो ऑन करने के लिए। जी सर। सर आपको भी पता है मैं ऑडिट और सीआरएम में नहीं करती थी। करती थी, ऑन एंड ऑफ तो आप रहती थी। जी सर। हाँ, अच्छा, मेरा नाम सिद्रा ज़ुबैर है एंड आई एम इन माय 7th या 8th, मतलब अगस्त में 8th सेमेस्टर होगा एंड यू आर इन योर फाइनल ईयर बेसिकली। या बेसिकली ठीक है। and I'm taking this course because 7th semester का कोर्स है, खुला था उसमें 4 बच्चे थे, बंद हो गया तो I have to take it, तो that's the reason I'm taking it अभी समर में। ठीक है, and हाँ that's it। ठीक है, चलें गुड। और आई होप के देखें, अब ये कोर्स ऑडिट नहीं है, ये कोर्स सीआरएम अगर आपने लिया है मुझसे तो वो सीआरएम नहीं है, क्योंकि वो जी कोर्सेज आधे आधे तो तकरीबन जो है वो ऑन कैंपस हुए थे। ठीक है, ये जी कम्प्लीटली ऑनलाइन हो रहा है और ये वैसे ही सीआरएम और वो आधे आधे हो चुके थे। ये वैसे ही समर है तो जी। समर वैसे ही कंप्रेस्ड होता है जरा सा, और अगेन एवरीवन इज इन इमरजेंसी, ये भी टॉपिक पढ़ना है, ये भी टॉपिक पढ़ना है, ये भी टॉपिक पढ़ना है। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज, आई होप कि दिस गोज वेल। हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इसमें होंगी, नए एस्पेक्ट्स होंगे लर्निंग के। आई होप यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर दैट टू इट्स पोटेंशियल। जी गो अहेड सज्जाद। Great, this is my final year and I'm taking this course for learning as well as this was my requirement at this moment. So I took this to meet my requirement at this time. गुड। और तुमने भी पहले ऑनलाइन कोर्सेज तो लिए हैं, लेकिन वो वाले कोर्सेज थे जो पहले आधे आधे हो चुके थे ऑन कैंपस। ठीक है, तो Yes, जरा सा sir. एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये पहली क्लास ही ऑनलाइन हो रही है, और पहली क्लास ऑनलाइन होना और उसमें कोर्स आउटलाइन को समझना और उसके कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसको समझना। ठीक है, ये जरा सा हमारे लिए एक चैलेंज है। ऑब्वियसली विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ दिस चैलेंज एंड विल ट्राई टू ओवरकम दिस चैलेंज। अब्दुल वहाब, Inshallah. तुमने तो करा दिया ना अपना इंट्रोडक्शन? अच्छा, इसमें जी एक सर। इशू ये है कि जगहें चेंज होती रहती हैं सबकी, तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो मैडम अफशा रह गई है, मैडम अफशा आप बता दीजिए। आपको माइक अपना म्यूट। म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा माइक। आवाज आई? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अनम्यूट कर दिए तो आवाज आ रही है भाई। मैं नहीं छोड़ हाँ दे, हाँ माइक कर को दिया, छोड़ वो दे, आ रही माइक है। का मसला हो रहा था। हाँ तो माइक अच्छा, छोड़ देना मेरा नाम वो। अफशा है। हाँ हाँ छोड़ दिया। मेरा नाम अफशा है और क्या कहते हैं, करंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ आईबीए की, और क्या कहते हैं मेरी जो स्पेसिफिक रिसर्च है वो अडेप्टिव यूजर इंटरफेसेस की तरफ है। तो मेरा एक बेसिक डोमेन ही एचसीआई है जिसमें मैं अभी मोस्टली काम कर रही हूँ। एंड आई विल बी वर्किंग विद सर लाइक अराउंड 5 years, 5 to 6 years है। हम लोगों ने डिफरेंट पब्लिकेशंस भी करी हैं,
एंड हम लोगों ने बहुत मेजॉरिटी कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मैंने सर को असेस भी किया है एंड वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट कोर्सेज एज वेल जो हमने मोस्ट प्रॉब्ली साथ पढ़ाए हैं। और जो बेसिक था लाइक जो मेरा बेसिक जो डोमेन है वो HCI से ही रिलेटेड था, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ों में कहते हैं हम लोगों ने रिसर्च भी करी हुई है सर ने और मेरे साथ मिलके। तो बेसिक मोटिव ये था ये स्पेसिफिक कोर्स में सर के साथ पोस्ट आउटलाइन वगैरह सब चीज़ें डिज़ाइन करने का कि जो मोस्ट प्रॉब्ली जो आज जो अभी जो करंट रिसर्च चल रही है कि हाउ दैट स्पेसिफिक, क्योंकि हमारा ऑनलाइन हर चीज़ कन्वर्ट हो रही है, ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए हम लोग के, और मोस्टली कभी कोई ऑनलाइन सेशन में थोड़ी मुश्किल होती है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स मेन मोटिव्स पूरे नहीं हो पाते। तो the main purpose of this specific thing is कि why we have why I have chosen to take sir class। एक तो ये कि next semester मुझे HCI मिला है honestly I'm taking the HCI in the next semester as well। और तो मैं ही चाह रही थी कि एक हम लोग सर ने एक न्यू लर्निंग पैराडाइम डिजाइन किया था, तो I'll be seeing कि हाँ भाई वो न्यू लर्निंग पैराडाइम किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ऑनलाइन क्लासेस में। और आई होप यू गाइस एंजॉय विद द न्यू टॉपिक्स। इसमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो हमने न्यू टॉपिक्स इंक्लूड करें कोर्स आउटलाइन में, जो कि सर अभी डिस्कस भी करेंगे हमारे साथ। एंड वी विल बी सीइंग कि हाँ भाई किस तरीके से हम हमको इस स्पेसिफिक चीज़ पे लगाया कि हाँ भाई वर्ल्ड वाइड क्या रिसर्च हो रही है HCI में, क्योंकि अगर मैं HCI की बात करूँ तो लोगों को स्पेसिफिकली कोई आइडिया नहीं होता कि HCI है क्या। सही है, सम ऑफ द पीपल आर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा ड्राई कोर्स है, सम आर थिंकिंग यार इलेक्टिव है, कोर कोर्स है, निकाल के खत्म करो, थ्योरेटिकल पूरा कोर्स होगा। पहली चीज़ थ्योरेटिकल कोर्स ये नहीं है, सही है, आई एग्री विद दैट कि हाँ भाई इसमें कोई कोडिंग वगैरह नहीं होगी, बट द कुछ थिंग तो इज ये दैट इफ सोच के यू आर लेते गाइस हैं टेकिंग कुछ तो ये इंटरेस्ट। सोच के लेते हैं कि सर आसिम पढ़ा रहे हैं तो ले लो यार, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ तो कोई मसला नहीं है, हम अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे, वो मसला नहीं है, बट ये कि एक जो लर्निंग पैराडाइम है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, इवन इट्स एन वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू कि आप लोगों ने सर आसिम से लिया। मैं भी बोलती हूँ मुझे बैचलर्स में अगर सारे कोर्सेज मिलते तो मैं सर आसिम से देती। द थिंग इज दैट इट्स नॉट दैट कि सर मार्क्स देते हैं या वो, बट द थिंग इज दैट सर से जो लर्निंग होती है तो ये वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं स्टाइल में होती है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम सर एज वेल, जो माइट भी मैंने अपने शायद बैचलर्स में और मास्टर्स में नहीं सीखे, क्योंकि मास्टर में तो मैंने मेजोरिटी कोर्सेज सर के लिए थे, क्योंकि द थिंग इज दैट सर का भी स्पेशलाइज्ड एरिया HCI है। और मैंने जितनी भी अभी तक सर के साथ जो रिसर्च करी है और उसमें I'll tell you guys कि उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। तो इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि तुम लोग को ये कोर्स सर से मिल रहा है, सही है। और मैं तो ये कहूँगी कि जितना हो सकता है सर का तुम लोग फायदा उठाओ और ये कोर्सेज में जितनी ज़्यादा तुम लोग लर्निंग कर सकते हो वो लर्निंग करो। और ये प्लीज अपने दिमाग से जो भी स्पेसिफिकली जो लोग ये लेकर आएंगे थ्योरेटिकल कोर्स है, बहुत ड्राई कोर्स होगा, बहुत रफ से लगोगे, देखो गाइस एक कोर्स को इंटरेक्टिव तुम लोग खुद ही बनाओगे, राइट, सही है। टीचर जितनी पॉसिबल हो सकता है वो कोशिश करता है, मगर इसको इंटरेक्टिव वो तभी हो सकता है जब उसमें टू वे कम्युनिकेशन हो। ऐसी बात है, इट्स फाइन के विल आस्क क्वेश्चंस, मगर HCI में प्रॉब्लम ये है कि एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारी चीजें हो रही होती है, सही है। क्योंकि रन टाइम पे अगर वो चीजें तुम लोग खुद डिजाइन करके देख रहोगे, खुद उसमें चीजों को इम्प्लीमेंट करके देख रहोगे, तो दैट विल बी बेनिफिट टू यू। ऐसी बात है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया भाई, ये किताबी कॉन्सेप्ट था पढ़ के रख दिया, बट द थिंग इज दैट उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जब तक वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस तुम लोग नहीं करोगे, वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, तो यू वोंट बी एबल टू कैच अप विद एवरीथिंग, राइट, सही है। हम लोग स्पेसिफिकली तुम लोग को कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देंगे, बट अंटिल you start implementing those concepts into your daily life applications, into your daily life, like whatever the software is, whatever the application you are using it, उसके तब तक आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि हाँ भाई जो भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो किस तरीके से हो रहा है। लाइक अभी हम लोग इंशाल्लाह जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो यू गेट एन आइडिया कि वो क्या क्या चीजें हैं जिस किस तरीके से हम उसको कोप अप कर सकते हैं। एंड आई विल बी देयर एज वेल, सर भी हैं, तो आई होप you guys really enjoy this specific session. अच्छा खैर, ये तो ऑप्शन ने कुछ ज़्यादा कर दिया, लेकिन मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद होती। और वो एक फिजिक्स का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेसर है, उसने कहा कि वो टीचर्स जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को फिजिक्स से नफरत हो जाती है, उन टीचर्स को फांसी दे देनी चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये होती है, सब्जेक्ट कोई भी अच्छा या बुरा या ड्राई या वेट नहीं होता, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इट इज द मेथड ऑफ लर्निंग व्हिच मेक्स एनी सब्जेक्ट ड्राई या वो उसको इंटरेस्टिंग बना देता है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू एंगेज यू इन सिचुएशंस वेयर यू लव द सब्जेक्ट। और जब आप मतलब आपको जब अगर सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे, तो फिर आप खुद ब खुद उसमें
चीज़ें सीखने लगते हैं, आप खुद बखुद एक्सप्लोर करते हैं, और आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ती चली जाती है। तो इट इज अगेन, दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन व्हिच यू बिगिन टू लाइक द सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर तो ऑब्वियसली लर्निंग जो होती है वो एंडलेस हो जाती है, और वो लर्निंग मजा बन जाती है, फिर लर्निंग बिकम्स फन। तो दैट इज व्हाट यूजुअली आई ट्राई टू डू। बहरहाल HCI के हवाले से ज़रा सी हम HCI के हवाले से बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोर्स का हो गया। अगर एक नमाज का ब्रेक ले लें 10 मिनट का तो कैसा है? श्योर सर। ठीक है, अभी अजान हुई है मगरिब की, बस 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। अच्छा, इतनी देर में आप लोग प्लीज ये कीजिए, इतनी देर में ये कीजिए कि मैंने MS Teams का लिंक भेजा है आप लोगों को। प्लीज ट्राई टू लॉग इन, अपने उसमें आने की कोशिश कीजिए जरा। सर लॉगिन किया था मैंने, बस लॉगिन किया नहीं, वहां पर रजिस्टर हो जाए ना उस टीम में, क्योंकि उससे होगा ये कि हाँ कर दिया। कर दिया ना, तो जी। ये मैडम अफशा आ गई उसमें, उससे होगा ये कि असाइनमेंट्स, इन क्लास चीजें, वो सब चीजें होती जाएंगी वहीं पे, ठीक है। ओके। मैंने लिंक भेजा है, प्लीज। अब ब्रेक ले लेते हैं बस 10 मिनट का, कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपना डिजायर्ड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें। इंटरैक्शन अगर हम एक इस तरह से समझना चाहें तो इंटरैक्शन, आई वुड आल्सो डिफाइन इट एज अगेन समथिंग व्हिच इज न्यू, व्हिच you interact with people, you interact with a lot of people। कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप लोगों से? उनसे बात करते हैं, ठीक है। यू इंटरेक्ट थ्रू योर वॉइस, यू इंटरेक्ट थ्रू योर स्पीच, और कैसे इंटरेक्ट करते हैं? सर टच, यू इंटरेक्ट विद टच, ठीक है। ये टच तो हमने बात कर ली ना, through ये body language and इंटरेक्ट कैसे gestures। करते हैं आप? यू इंटरेक्ट, अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन इज नॉन वर्बल, यानी आप बगैर बोले सिर्फ इशारों से इंटरेक्ट करते हैं। आप कोई दूर से जा रहा होता है, आप उसको यूं हाथ हिला देते हैं, वो आपको हाथ हिला देता है, ठीक है। आप उसको देख के सर हिला देते हैं यूं करके, आपको पता है कि यू रिकग्नाइज हिम, वो जो शख्स है वो आपको रिकग्नाइज कर लेता है, ठीक है। आप किसी को देख के आंखें यूं करते हैं तो वो, उसको लगता है कि अच्छा ये कोई मतलब खास बात है या ये कोई सवाल है, ठीक है। आप क्लास में हैंड रेज करते हैं तो आई वुड नो दैट यू वांट टू से समथिंग। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक तरह का इंटरेक्शन है ना। अच्छा, वैसे तो इस वक्त की जो सिचुएशन है हमारे पास, वो ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हाथ मिलाना मना है। मना का मतलब ये कि मतलब डिस्करेज्ड है कि हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, ईद पे भी नहीं मिले। और क्यों? क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जिसमें हम इंटरफेसेस को हाथ लगाते हैं, उसके बाद हाथ को सैनिटाइजर से 10 दफा साफ करते हैं। तो इन द फ्यूचर व्हाट आई सी इज कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है इवन कुछ अरसे भी, तो लोगों के जहनों में एक नया तरह का इंटरेक्शन वो चाहेंगे कि हो। यानी आप ATM पे जाते हैं तो हर दफा टिश्यू पेपर तो आपके पास नहीं होता कि आप टिश्यू पेपर से ATM पे पिन एंटर करें। आप लाजमी बात है ऐसा चाहेंगे कि भाई कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि जिसमें मुझे किसी चीज को टच ना करना पड़े और मेरी रिकग्निशन हो जाए कि ये मैं हूं जो कि अपने ही अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूँ। तो दिस विल बी अ न्यू इंटरेक्शन दैट ऑब्वियसली विल बी देयर। उसके अलावा आपने बहुत सारे, आप में से कितने लोग हैं जो कि एक्सबॉक्स खेलते हैं, एक्सबॉक्स को इस्तेमाल करते हैं? कोई है? सर मैं यूज करता हूँ। तुम यूज करते हो? मैं सोनी वाई PlayStation तुम्हारे, खेलते हैं हाँ ना। तुम्हारे तो जो वो हेडफोन्स है ना उन्हीं से ही लग रहा है कि तुम वही इस्तेमाल करते हो। तो अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप? वायरलेस कंट्रोलर एक तो वायरलेस कंट्रोलर है, दूसरा आप जेस्चर्स और पोस्चर से भी तो कनेक्ट, और इंटरेक्ट वो करते हैं काइनेक्ट में। हाँ जी सर, काइनेक्ट है, इसमें सोनी वाई मतलब है, या और निटेंडो वी और एग्जैक्टली निंटेंडो वी है। इसमें क्या आप जेस्चर से भी कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ चीजों को? करते हैं ना? सर मोशन, हाँ जी सर मोशन एग्जैक्टली तो मोशन डिटेक्शन या कैमरे के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। आप अपने फोन के ऊपर से हाथ गुजारते हैं, अपने फोन को कान तक लेके जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव कर लेता है, ठीक है। अपने फोन पे डबल टैप करते हैं, वो ऑन हो जाता है। ये सारे क्या है? ये सारे आर न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस। आप हे गूगल कहते हैं, आपके फोन की स्क्रीन पे गूगल असिस्टेंट पॉपअप कर जाता है, ठीक है। इसी तरह से एलेक्सा है, इसी तरह से आपका कोर्टाना है,
ये कोटाना और कोरोना बहुत मिलते जुलते हैं वैसे, मुझे बोलते बोलते ख्याल आया कोटाना और कोरोना पता नहीं कोई एक ही खानदान के लगते हैं वैसे, लोग कहते भी हैं कि ये बिल गेट्स से निकाला है, तो बहरहाल तो तो ये भी तो नई फॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शंस है ना, ठीक है। एक तो वो इंटरैक्शंस, यार तुम लोग जब तक वीडियो नहीं ऑन करते ना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं सिर्फ अपने आप को देख के बात कर रहा हूँ, तुम सोचो आईने में देख के कोई आदमी बात कर रहा हो तो उसको कैसा लगता हो, ठीक है। तुम लोग जो भी कर रहे हो, मतलब कोई भी मुझे कोई मसला नहीं है, किसी भी हुलिये में हो, कोई इशू नहीं है, अपना वीडियो ऑन रखो ताकि मुझे लगे कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे हमें अरीबा का पंखा ही देखना हो, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, लेकिन वीडियो ऑन हो तो ये लगेगा कि हाँ कोई है। सिद्रा तो जगह ढूंढ रही है घर में, अभी छत पे पहुंची थी कि पता नहीं कहीं कुछ मिल जाए जगह, ठीक है बहरहाल तो अच्छा, एक इंटरेक्शन, अभी तो हमने एक इंटरेक्शन की बात की, एक इंटरेक्शन वो भी है, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, आप में से किसी ने शुगर टेस्टिंग की डिवाइस देखी? शुगर टेस्टिंग की जो डिवाइस होती है, जो आप घर में शुगर टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो शुगर वो टेस्ट होती है कि आपका ब्लड जो है वो एज अ सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसके बाद वो आपकी डिटेल रिपोर्ट आती है। लेकिन डेली जो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल जो टेस्ट करने की डिवाइस होती है, एक बहुत सारी कंपनीज, एक एक्यूचेक की डिवाइस होती है, बहुत सारी कंपनीज और भी बनाती हैं। उस डिवाइस का इंटरफेस आप सिर्फ चेक कीजिए, देयर इज अ स्ट्रिप, देयर इज अ थिन स्ट्रिप जस्ट लाइक योर फिंगर, ये तो फिंगर बहुत मतलब बड़ी है, उससे छोटी एक स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप आपको डालनी होती है, एक डिवाइस होती है, इट्स अ मोबाइल फोन, नोकिया का मोबाइल फोन अगर किसी ने पुराना देखा हो, 3310 3310 जिसको कहते थे, उस तरह की एक डिवाइस होती है। उस डिवाइस में देयर इज अ स्लॉट जिसमें सिर्फ वही स्ट्रिप जा सकती है। उस स्ट्रिप पे आप एक प्रिक पेन उसके साथ दिया हुआ होता है और उस प्रिक पेन का इंटरफेस होता है एक, उस इंटरफेस पे सेटिंग ये होती है, आप उसको घुमाते हैं, आप 1 2 3 सेटिंग्स होती हैं, वो जितना ज्यादा, ऑब्वियसली कुछ लोगों की फिंगर साइज डिफरेंट होता है, उनके उसके वो मतलब ज्यादा डीप नीडल चाहिए होती है एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेने के लिए, उस हिसाब से उसका इंटरफेस होता है। आप उसको पेन की तरह क्लिक करते हैं और सिर्फ उसको पेन की तरह ही, जैसे आप पेन अपना बंद करते हैं या खोलते हैं, क्लिक करते हैं तो इट प्रिक्स यू इन योर फिंगर, ठीक है। और आप एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकलता है और वो आप उस स्ट्रिप पे डालते हैं और वो स्ट्रिप जो है वो उसी डिवाइस के अंदर जाती है एंड इट टेस्ट्स योर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इस डिवाइस को घरों में लोग क्यों इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका इंटरफेस इज इजी टू यूज, ठीक है। ये बात भी याद रखिए कि वो जो डिवाइस है ना जिसके अंदर आप स्ट्रिप डालते हैं, वो क्या डिवाइस है? हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं ना। there is a microcontroller in there, there is a processor in there जो कि आपके कुछ सेंसर्स हैं, वो सेंसर से सेंस करता है, तमाम ब्लड से जो भी वैल्यूज उसको निकालनी होती है वो निकालता है, उनकी कैलकुलेशन करता है और आपके सामने उसके पास एक आउटपुट डिवाइस भी है, यानी उसके पास जो स्क्रीन लगी हुई है वो उसका आउटपुट है ना, उस आउटपुट पे सारी चीजें कैलकुलेट करके भेज देता है। तो इट इज एन इंटरफेस। इसी तरह से और बहुत सारी इस तरह की डिवाइसेस हैं, इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं। और आईसीयू अल्लाह ना करे किसी ने देखा हो, यानी हॉस्पिटल में जो एचडीयूज होते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स या आईसीयूज जो होते हैं, आजकल बहुत ज्यादा ऑक्सीमीटर चल रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कोई ऐसा पेशेंट जो कोविड-19 का हो आपके इर्द, आपको पता होगा ऑक्सीजन लेवल्स उनके डाउन होते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए या मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यूसली ऑक्सीमीटर्स चाहिए होते हैं, वो उंगली पे लगा देते हैं। वैसे तो हॉस्पिटल्स में होते थे लेकिन अब घरों में भी रख रहे हैं लोग। ऑक्सीमीटर्स होते हैं, वो उंगली पे आप लगा देते हैं और स्क्रीन पे ऑक्सीजन लेवल आता रहता है। तो आपने बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी, ब्लड प्रेशर के लिए वो लगा देते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारे वो इंटरफेसेस हैं जो कि डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि पैरामेडिक्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो पेशेंट्स की जो उस वक्त की सिचुएशन है उसको फौरी तौर पे देख सकें कि वो क्या सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से जैसे डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स आईसीयूज में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करके पेशेंट्स की हालत के बारे में डिसीजंस लेते हैं, लाइफ क्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये लाइफ क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं। अगर का फर्ज कीजिए इंटरफेस ठीक से काम नहीं कर रहा, अपनी रीडिंग उसने ठीक नहीं दी, या उसने जो रीडिंग दी उसको सही तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकी, या जो वो ग्राफ देता है वो ग्राफ ठीक तरह से नहीं दिया,
तो अगेन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन. This is a very, very tricky situation, and that is where interfaces, the importance of interfaces, the importance of good interfaces, that comes in. ठीक है, एक मशीन ऑपरेटर जो कि एक्सरे की मशीन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एमआरआई मशीन को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि किसी और तरह की रेडिएशन थेरेपी की मशीन को इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसके पास इंटरफेस ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो इंटरफेस ऐसा नहीं है ना कि मैकेनिकल इंटरफेस हो, अब तो सारा इंटरफेस कंप्यूटर बेस्ड है. अगर उसका इंटरफेस ठीक नहीं हो और वो ठीक तरह से उसको ऑपरेट नहीं कर पाए, यानी वो इंटरफेस आसान ना हो और वो इंटरफेस में गलती की गुंजाइश हो, यानी इंटरफेस में एरर हो सकता हो, तो कैन वी अफोर्ड दिस काइंड ऑफ एन एरर? एक आदमी को रेडिएशन अगर 5 सेकंड ज्यादा मिल जाएगी ना, वो मर जाएगा. कैन वी अफोर्ड दिस काइंड ऑफ एन एरर? नो, वी कैन नॉट. देयर कैन नॉट बी मोर एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरफेसेस अदर देन दिस. मेडिकल प्रोफेशन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंटरफेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है. जो पैरामेडिक्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, जो ट्रेन होता है इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, उनको पता है इंटरफेस की क्या इंपॉर्टेंस है. मैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं अगर आपको सुनाऊं तो आपको पता चले कि लोग इंटरफेसेस की वजह से मर चुके हैं. ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात हो गई. अभी आपने देखा कि हमारे जो एक प्लेन था, PIA का प्लेन, वो क्रैश हुआ. कुछ ऑब्वियसली उसमें जो लोग थे वो सारे नहीं रहे अब. तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेन क्रैशेस हुए हैं जिनमें कसूर जो था वो इंटरफेसेस का था. आपको पता है एक ईरानियन प्लेन को US मरीन्स ने गिरा दिया था क्योंकि वो इंटरफेस पे ये समझे थे कि क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा थी और वो मूव कर रहा था, वो इंटरफेस पे ये समझे कि ये एक वॉर प्लेन है, और उन्होंने उसको वॉर प्लेन समझ के इंटरफेस पे, क्योंकि इंटरफेस पे प्लेन नहीं आ रहा होता, इंटरफेस पे डॉट आ रहा होता, और उसकी एक्सेलरेशन से उसने सिस्टम ने डिटेक्ट किया, उसने कहा ये तो वॉर प्लेन लग रहा है. हालांकि था वो पैसेंजर प्लेन. 289 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड एंड US मरीन्स शॉट दैट प्लेन. बड़ा मशहूर वाकया है, 1989 में हुआ था शायद ये. ठीक है, और उसके अलावा ऐसे लातादाद वाकयात हैं जो कि हुए. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, उसका इंटरफेस ठीक ना हो तो क्या होगा? वही होगा जो जिस तरह का वाकया हुआ है. ठीक है, तो अगेन अगर हम ये समझें ये बात कि इंटरफेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरफेस एक आदमी अगर आप मैं असल में एक किताब है उसको अक्सर आपको ऑब्वियसली आपके साथ शेयर भी करूंगा मैं वो बुक. एक किताब है, उसका नाम है UI इज कम्युनिकेशन. ठीक है, यानी यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरेक्शन इज कम्युनिकेशन. जिस तरह से किसी भी इंसान के बारे में आप उस वक्त जानते हैं जब वो कुछ बात करता है या वो किसी तरह से इंटरेक्ट करता है. अगर एक आदमी खामोश बैठा रहे, जैसे जैनुल आबिदीन बैठा हुआ है सब बिल्कुल खामोश, इसने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया था, ये था भी नहीं हो, तो मैं इसको पहले से जानता हूँ, लेकिन ये कि इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा. देखिए ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ गया, बहती हवा सा है या ये कैसा है, जो भी है. तो जब तक ये बात नहीं करेगा, ये इंटरैक्ट नहीं करेगा लोगों के साथ, इसको पता नहीं चलेगा. उसी तरह से कोई सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, ये बात याद रखो, कोई सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, अगर उसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, अगर वो लोगों से ठीक तरह से इंटरैक्ट नहीं करता, तो उस सॉफ्टवेयर को लोग कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे, उसको बुरा ही समझते रहेंगे. उसको मतलब क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई? ठीक है, तो एक कितने ऐसे सॉफ्टवेयर आए आपके सामने, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, हम एग्जांपल डिस्कस करते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह के सॉफ्टवेयर्स थे जो कि सिर्फ उनके आइडियाज बड़े जबरदस्त थे, उनके बैक एंड प्रोग्रामिंग बड़ी जबरदस्त थी, बैक एंड इंजन उनके बहुत जबरदस्त थे, लेकिन वो क्यों नहीं पॉपुलर हो पाए? क्योंकि उनका इंटरफेस जो था वो अडॉप्टेबल नहीं था, वो एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों के लिए. लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इंटरफेस की वजह से. ठीक है, और उनसे बुरे सॉफ्टवेयर्स सिर्फ इंटरफेस की वजह से, और इंटरफेस में सिर्फ इंटरफेस नहीं, बहुत सारी चीजों के साथ इंटीग्रेशन भी शामिल होती है, उसकी वजह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको. ठीक है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, पेयर प्रेशर भी होता है, सब चीजें होती हैं. देयर आर सोशल एस्पेक्ट्स टू इंटरफेस डिजाइन एज वेल बाय द वे. तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें ऑब्वियसली ये बताती हैं कि हाँ यार, ये तो जो एरियाज हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के, इंटरेक्शन डिजाइन के,
और जो एरियाज हैं, यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग इसके साथ है, इंटरैक्शन डिज़ाइन की हमने बात की, ये सारे एरियाज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। और इन पे इस वक्त आपको पता है दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि हम जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात अब जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते थे ना, करते रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आर देयर, ठीक है। अब इशू ये है कि उन टेक्नोलॉजीज को हम लोगों के इस्तेमाल के लिए रेडी कैसे बनाएं। तो रेडी उस वक्त ही बनाएंगे ना जब बेसिकली लोगों, यूजर फ्रेंडली ना। एब्सोल्युटली। देखो यूजर फ्रेंडली हाँ। एक टर्म है, यूजर फ्रेंडली इसको भी हम डिफाइन करेंगे, अभी नहीं कर रहे इस पे, इसकी डिटेल में नहीं जाते। यूजर फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या मतलब उसके कंधे पे हाथ रख के कहें और कैसा है सॉफ्टवेयर, आज ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा मुझे बता। तो ये फ्रेंडलीनेस जो होती है ना, ये फ्रेंडलीनेस होती क्या है, इसको जरा सा हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। यूजर फ्रेंडलीनेस क्या चीज है in terms of software design, in terms of interface design, in terms of human computer interaction, user, what do we mean by user friendliness? दोस्त से तो आप अपनी बहुत सारी दिल की बातें कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं क्या? एक चैटबॉट बना दिया जाए जिससे आप अपनी दिल की बातें करते रहें। अच्छा, लोगों ने की कोशिश, लोगों ने ना ये कोरोना, क्या कहता हूँ मैं, कोरोना नहीं, ये कोटाना से अपनी दिल की बातें करनी शुरू की। कोरोना ने कहा नहीं भाई मुझसे ये बातें नहीं करो, एलेक्सा से शुरू कर दी लोगों ने। अच्छा, लोग जो है वो सबसे सीरी पहले भी था। हाँ सीरी भी तो था, आईफोन ने निकाला गया था। सीरी था या थी? सर आपके ऊपर है वो, आप उसको मेल कर लें फीमेल कर लें सेटिंग्स में। तुमने क्या किया था? तुमने था किया था थोड़ी ये तो मेरा तो कस्टम ही है जो फीमेल है वो। अच्छा वही है ना, तुम था क्यों बोल रहे हो फिर? तो बहरहाल सीरी भी थी, सब ये सारे, ये ऑब्वियसली तो हम ऑब्वियसली ये एरियाज जो है ना, ये बहुत इमर्जिंग एरियाज हैं और इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, और अभी और बाकी है रिसर्च होना इस पे, ठीक है। रिसर्च इन द सेंस कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, अडॉप्टिव यूजेबिलिटी इंटरफेसेस आ रहे हैं, डिवाइसेस हमारे पास ऐसी ऐसी आ रही हैं कि हमें उन डिवाइसेस के लिए नए नए इंटरफेसेस की जरूरत है, ऐसे इंटरफेसेस की जो कि उन डिवाइसेस के साथ इंसाफ कर सकें, यानी जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो उनके उसके फुल पोटेंशियल तक इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटीज यूजर तक ट्रांसलेट कर सकें, यूजर तक ट्रांसमिट कर सकें, ठीक है। वरना अगर यूजर इंटरफेस नहीं है और टेक्नोलॉजी है, लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फायदा क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी? बात समझ में आई है? कोई चीज, कोई क्वेश्चन अरीबा आपका इस वक्त तक? नो सर। हाँ, बस मैं ये चेक कर रहा था कि आप हैं सिद्रा। देखा? अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम ये देखते हैं जरा जो कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। अच्छा, ये बेसिकली ये चैप्टर वाइज कोर्स आउटलाइन नहीं है, ठीक है। चैप्टर वाइज कोर्स आउटलाइन, एक सेकेंड, हाँ, चैप्टर वाइज कोर्स आउटलाइन, अब आप बड़े हो गए हैं, हम टॉपिक से चैप्टर्स खुद भी निकाल सकते हैं, हमें पता है कि जी किन किन जगहों पे हमें चैप्टर्स देखने हैं। तो आई होप कि आपको ये आइडिया हो अच्छी तरह से कि आप किस तरह से इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को किन जगहों पे आपको ढूंढना है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, अब ठीक है। यस सर। आधा है सर, आधा है थोड़ा। क्या कह रहे हो? यानी आपने ऐसा रखा है नहीं, ये नहीं पता, लेकिन आधा आ रहा है। अब सही है, आप सही, अब सही। ठीक है। अच्छा, तो मैं कोर्स आउटलाइन की कुछ चीज़ें आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ और ऑब्वियसली इसको करते जाएंगे। फिर हमने अभी यही बात की है कि व्हाट मेक्स एन इंटरफेस इंट्यूटिव, हाउ कैन आई टेल वेदर वन डिजाइन वर्क्स बेटर देन द अदर, एक डिजाइन दूसरे डिजाइन से कैसे बेहतर है। ऑब्वियसली वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसको सर्टेन गाइडलाइंस पे, सर्टेन पैरामीटर्स पे चेक करें। हम तो आसानी से ये बात कह देते हैं ना कि एक यार ये ज्यादा अच्छा इंटरफेस है या कोई दूसरा ज्यादा इंटरफेस है। मैं अक्सर इसमें एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप की और मैसेंजर की। मैसेंजर जो फेसबुक मैसेंजर आप इस्तेमाल करते हैं, दोनों हालांकि अब फेसबुक ओन्ड है, लेकिन विच वन डू यू प्रेफर?
व्हाट्सएप सर सर। व्हाट्सएप क्यों भाई? सर वो हालांकि दोनों एक ही इजी तरह के हैं। सर व्हाट्सएप जो है वो बहुत लाइक मैसेंजर कभी कभी ज़्यादा हैंग होता है क्योंकि आई थिंक और ज़्यादा कनेक्टिविटी मतलब ज़्यादा आपकी स्पीड आ रही हो इंटरनेट की अच्छा। सर तो एक नहीं वो भी चलता तो है। है कि व्हाट्सएप में इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं कि अब आदत बन गई है उसको यूज़ करने की, जो भी होता है बस उसी में शेयर कर दिया अब तो वो आदत सी करके। है तुमको व्हाट्सएप यूज करने की। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन देखो, एक जो स्लाइड डिले आता है ना मैसेंजर में, वो आपको रोकता है कि यार नहीं, मैसेंजर नहीं इस्तेमाल करो। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर, और बहुत दफा हम ये बात रिसर्च में भी कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। एक जो स्लाइड डिले आता है मैसेंजर में, वो बड़ा एक कॉज है कि हम इस्तेमाल नहीं करते व्हाट्सएप को। बहरहाल, तो हमें ऑब्वियसली इंटरफेसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी अगर हम ये कंपेयर करें कि जी गूगल का सर्च रिजल्ट ज्यादा अच्छा है या बिंग के सर्च रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, तो वी नीड टू कंपेयर देम अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हम कैसे दोनों जो सर्च इंजन हैं उनके इंटरफेसेस को मेजर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर है और कौन सा कम बेहतर है। ठीक है, वी विल ऑब्वियसली लर्न द बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, एंड सी हम ये कोशिश करेंगे कि अपना काम हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। देखिए, इंटरफेसेस बनाना तो आसान है, कोई भी बना ले। असल बात ऑब्वियसली ये है कि हम अपने इंटरफेस को बना के उसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसको इवेल्युएट करें, दिस इज द होल प्रोसेस, डिजाइन, इवेल्युएट एंड देन रीडिजाइन, ताकि साइकिल चलता रहे और इंटरफेसेस जो हैं वो इमर्ज होते रहे। इंटरफेसेस भी बिल्कुल सॉफ्टवेयर के साथ साथ इमर्ज होते हैं। आज आप देखते हैं गूगल क्रोम का इंटरफेस वो नहीं है जो पहले वर्जन का था गूगल क्रोम के। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इंटरफेस वो नहीं है जो विंडोज के पहले वर्जन का था। क्यों इमर्ज होती रही ये चीजें? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज इन फॉर्म ऑफ हार्डवेयर भी इमर्ज होती रही, और हमने उसको अडॉप्ट करना था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना था, तो ये इंटरफेसेस भी इमर्ज होते गए ताकि यूजर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके उन हार्डवेयर से जो कि अवेलेबल है यूजर के पास। ठीक है, तो वी विल लर्न द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल डिजाइन एंड हाउ कैन वी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे। जैसे ये जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन है, इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का है। जैसे हम सर्च इंजन में इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, परसेप्शन कॉग्निशन देखेंगे कि जी दैट इन्फॉर्म इफेक्टिव इंटरेक्शन डिजाइन। विल सी के कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकते हैं हम ऑनलाइन, क्योंकि इस वक्त जो हम कोई भी अगर रिसर्च करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, वो ऑनलाइन ही होगी। विल ट्राई टू सी के वो कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वेब डिजाइन ऑब्वियसली हमें लेना पड़ेगा, हम ऐप डिजाइन भी ले सकते हैं कुछ, और उनको हम ऑनलाइन इवैल्यूएशन के लिए उसके कुछ कर सकते हैं, कुछ करेंगे इंशाल्लाह इस हवाले से भी। ठीक है, और ऑब्वियसली जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे, तो दिस इज our effort, our attempt to learn and to support the main goal of this course, which is helping us build human-centered design and helping us understand what human computer interaction is all about. एक जो टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रही है, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन या यूजर सेंटर्ड डिजाइन, यूसीडी, वो क्या चीज है and how can we go towards that? What are the essential skills that we need to acquire in order to design something that is user centered, that is human centered? ठीक है, we will learn to generate design ideas, techniques for quickly prototyping them. Prototyping क्या होती है, क्या टेक्निक्स हैं प्रोटोटाइपिंग की, क्या टाइप्स हैं प्रोटोटाइपिंग की, किस वक्त किस तरह कौन सी टेक्निक हम प्रोटोटाइपिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल करें भाई प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग आपने पढ़ी होगी शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, अगर आपने कोर्स पढ़ा है तो प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। अगर नहीं पढ़ी तो हम उसको अभी देख लेंगे। ठीक है, कैसे प्रोटोटाइपिंग से हम स्टेक होल्डर से फीडबैक लेके बिल्ट ऑन करते हैं उसी फाउंडेशन पे, और फिर हम डिजाइन जो है वो एवोल्यूशनरी बनाते हैं अपने डिजाइन को, और उन्हीं पे ही बिल्ट ऑन करते जाते हैं। ठीक है, और देखेंगे विजुअल डिजाइन क्या होता है, परसेप्शन कॉग्निशन जो है वो कैसे इफेक्टिव इंटरेक्शन डिजाइन में हमारी हेल्प करता है। जो कुछ टॉपिक्स हैं कोर्स के वो आपके सामने बता दूं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन डिजाइन क्या होता है, HCI क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड टर्म्स, अभी भी हम यही कर रहे हैं बेसिकली। जो पहला एरिया हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली पावर ऑफ प्रोटोटाइपिंग है, वायर फ्रेम्स एंड मॉकअप्स। इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे आपके पास, आप अपने घर पे रहते हुए ही ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत प्रोटोटाइप्स हम कोशिश करेंगे कि आप बना लें। रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, स्टोरी बोर्ड्स, पेपर प्रोटोटाइप, मॉकअप्स, ये क्या है। जो प्रोटोटाइपिंग की जो टाइप्स हैं
वो टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स को हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग इज यूज्ड व्हेन, व्हाट इन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। जैसे आपको याद होगा, आपने कुछ बोलो भी तो सामने से, मतलब मैं बोलता चला जा रहा हूँ और मुझे एक अजीब ही एहसास सा हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े थे, ये प्रोटोटाइपिंग। हाँ कुछ पढ़े थे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़े Yes, थे वो yes, yes. जैसे वाटरफॉल मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, आपने Waterfall, प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स V-fall आपने model. पढ़े होंगे, आपने स्पाइरल मॉडल्स पढ़े होंगे, आपने जो है वो एजाइल डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़े होंगे, आपने रैपिड प्रोटोटाइपिंग, आपने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े होंगे। और हर मॉडल जो है वो एक अलग सिनेरियो में इस्तेमाल होता है। यानी अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं आप, एंटरप्राइज लेवल का प्रोजेक्ट है, तो यू विल नेवर यूज एन एजाइल अप्रोच। ठीक है, यू विल यूज अ, कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? आप एक प्लान ड्रिवन अप्रोच इस्तेमाल करेंगे ना। ठीक है, एजाइल अप्रोच इज नॉट प्लान ड्रिवन बाय द वे। तो आप एक प्लान ड्रिवन अप्रोच यूज करेंगे जिसमें आपके पास तमाम चीजें पहले से स्पेसिफाइड होती हैं और आपके पास एक सेट प्लान होता है, सो दैट एवरीवन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कैन फॉलो दैट। ठीक है, तो बहरहाल ये इसी तरह से जो प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स हैं, यू नीड टू नो, वी नीड टू नो कि कौन सी प्रोटोटाइपिंग टेक्निक किस वक्त ज्यादा बेहतर होगी और किस वक्त हम कौन सी प्रोटोटाइपिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो फिर हम इवैल्यूएट कैसे करें डिजाइन्स को, डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, डिजाइन पैटर्न्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। जो एस्थेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, डिजाइनिंग टू कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट and effective aspects of and some essential findings as well. User experience principles and processes. यूजर एक्सपीरियंस, एक तो ये यूएक्स की टर्मिनोलॉजी आपने अक्सर देखी होगी, यूएक्स या यूआई। है ना, ये टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल होती है, यूएक्स, यूआई। यूजर एक्सपीरियंस क्या चीज होता है, हाउ कैन वी डिजाइन अ यूजर एक्सपीरियंस। बेसिकली होती क्या है यूजर एक्सपीरियंस चीज? हम तो इंटरेक्शन की, इंटरफेस की बात करते हैं, तो यूजर एक्सपीरियंस इंटरेक्शन से कैसे लिंक्ड है और हम इंटरेक्शन से एक्सपीरियंस तक कैसे जा सकते हैं। why you feel good after using certain applications and why you feel tired and why you feel not satisfied after using some applications. तो ये जो experience है ना, how can we design that experience? ठीक है, and what is the impact of that experience on the adaptability of a certain software? So it provides an introduction to the field of UX research and design. We'll try to learn an understanding of what is involved in UX research, conducting interviews, evaluating systems and aligning systems using principles of good design. We'll see के जो UX design में work है वो है क्या, etc. ठीक है, और उसके बाद जो सर, जी सॉरी हाँ सर आपकी प्लीज। बात काट रही हूँ सर, ये कहते हैं बेसिकली कोर्स आउटलाइन में जो इसमें इनिशियल जो डिवीजन हुई है वो इस तरीके से हुई है कि सबसे पहले अगर हम HCI की बात कर रहे थे तो विल बी टॉकिंग अबाउट द यूजर्स फर्स्ट, के बेसिकली यूजर्स होते क्या हैं, किस तरीके से उनको कोप अप किया जाता है, किस तरीके से अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें या जो भी चीजें कर रहे हो, हम लोग जब HCI की बेसिक्स पढ़ लेंगे देन विल सी कि हाँ भाई यूजर के जरिए क्या क्या चीजें, वो चीजें हैं जो यूजर हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए वो सारी चीजों को किस तरीके से कोप अप किया जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद सर जो यूएक्स वाला था स्पेसिफिकली हम लोग ये बता रहे हैं यूएक्स में इनिशियली कि हाँ भाई सही है, जो हम इंटरव्यूज लेते हैं और जो हम लोग स्पेसिफिकली वैल्यूएट कर रहे होते हैं यूजर्स को, सिस्टम को वैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो उसमें यूजर का क्या एक्सपीरियंसेस रहता है और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या प्रोसेसेस होते हैं। हमने कह तो दिया कि हाँ भाई हमने ये प्रोसेस, हम इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, बट क्या वो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है? तो वो स्पेसिफिकली HCI के डोमेन में वो ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो स्टैंडर्डाइज है, राइट। उसके बाद जब हम यूजर्स के प्रोसेसेस वगैरह को देख रहे हैं, यूजर्स के प्रिंसिपल को देख रहे हैं, तो अगर हम नीचे आए तो सर एक मिनट नीचे आएगा, अंडरस्टैंडिंग द यूजर नीड्स। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई सही है, यूजर को तो समझ आ गया कि यूजर के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, मगर यूजर्स की नीड क्या है ये भी तो अंडरस्टैंड करना जरूरी है ना। कि हम कह रहे हैं कि हम एक इफेक्टिव इंटरैक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके लिए तो जरूरी है ना कि हमें पता होगा वो सिस्टम कौन यूज कर रहा है, राइट। अगर वो सिस्टम कौन यूज कर रहा है अगर हमें ये पता होगा, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें यूजर की नीड्स को, यूजर की नीड्स और उसकी कैपेबिलिटीज को क्लियरली उसको आइडेंटिफाई करें, राइट। कि हमारे यूजर्स क्या होंगे, बेसिकली वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हमारा स्पेसिफिकली ग्रुप कौन सा होगा जो वो सिस्टम यूज कर रहा होगा, राइट। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू, ये बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा एक सेकंड, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप किसी से बात करने से पहले
उसकी वोकैबुलरी जानने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उसकी वोकैबुलरी Exactly. जानने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं? हाँ जैन, तुम कैसे बात करते हो किसी छोटे से बच्चे से? सर कैसे, क्या मतलब कैसे आराम बात? से प्यार से आराम वैसे से, ही बात और करते अरे हैं बेटा उनसे। आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल आप? हैं? अरीबा, आप जी कैसे सर। बात करती हैं किसी छोटे बच्चे से? सर ऐसे ही आराम से ही, और क्या करें? कैसे आराम से? मैं तो कह रहा हूँ कैसे बात कर। मतलब उसको प्यार करके या ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें प्यार करूं, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, ऐसे बात करते हैं छोटे बच्चे मैं से? तो ऐसे ही बात करती हूँ। अच्छा भाई हम लोग तो कहते हैं अरे मेरा छोटा सा बच्चा, ऐसे बात करते हैं ना, छोटे बच्चे से छोटे बच्चे की तरह छोटा बच्चा बन के बात करते हैं। या तो उसको, अगर उस तक आवाज नहीं पहुंच रही होती, उसको गोद में उठा लेते हैं या नीचे बैठ जाते हैं उससे बात करने के लिए। हम उसके लेवल पे जाते हैं या उसको अपने लेवल पे लेके आते हैं कि आपकी बात, हम उससे बात जो करें वो उसकी समझ में आए। तो in order to interact with the user, we need to understand who the user is and what are their needs. ठीक है, अगर हम उसकी नीड को समझ पाएंगे तभी हम उससे बेहतर तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी हम उससे बेहतर तरह से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और तभी हम ऐसा इंटरेक्शन डिजाइन कर सकेंगे जो कि उसकी नीड्स को केटर कर रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स इज, एंड यूजर अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स is the most important aspect of the entire interaction design process, क्योंकि जो हम डिजाइन कर रहे हैं इंटरफेसेस, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं क्या? वो किसके लिए कर रहे हैं भाई? हम जो इंटरफेसेस डिजाइन कर रहे हैं, इंटरैक्शंस डिजाइन कर रहे हैं, दैट इंटरैक्शन डिजाइन इज फॉर द यूजर। तो अगर यूजर को ही नहीं समझेंगे तो जो डिजाइन करेंगे वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, so that is, this is very very important part of the entire process. जी अफशा, please continue. फिर उसके बाद व्हेन वी अंडरस्टैंडिंग द यूजर नीड्स, अब जो सेकंड टास्क होता है, वी नीड टू इवैल्यूएट कि हाँ भाई स्पेसिफिकली जो भी उसने हमें नीड्स बताई है वो डिजाइन के हिसाब से किस तरीके से मैप हो सकती हैं, राइट? तो सही, उस पर भी हम थोड़ा सा एम्फेसिस करेंगे क्योंकि किस तरीके से वो जो यूजर की नीड्स है, क्योंकि समटाइम्स यूजर को भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट? तो यूजर डोंट नो कि स्पेसिफिकली कि जो चीज़ वो बता रहा है वो डिजाइन में इंटीग्रेट हो सकती है भी नहीं हो सकती है। तो उसको मैप करना, उसको इवैल्यूएट करना, ये भी हमारे लिए एक मेजर टास्क होता है। तो ये चीज भी है जो हमने इंक्लूड करी थी इसमें कोर्स आउटलाइन में। उसके बाद जो चीज है, इट्स अच्छा, आप अबाउट द यूएक्स एक मिनट ना, डिजाइन। एक मिनट आप रुक जाए ना, थोड़ा सांस ले लिया करें बीच में, इतना क्यों जल्दी में? अच्छा। अब ये तो हो नहीं सकता कि हमने यूजर की नीड समझ ली और उसके बाद हमने कहा यार हमें तो समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद हमने एक इंटरफेस डिजाइन कर दिया और हम तो क्योंकि बड़े चैंपियन हैं तो इसलिए हमने बिल्कुल जबरदस्त डिजाइन कर दिया पहली दफा में। ऐसा हो सकता है? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 अनाउंस की ये सारे काम करने के बाद, ठीक है, याद है विंडोज 8 उस दौर में आप इतने छोटे तो नहीं होंगे, लेकिन विंडोज 8 के साथ क्या हुआ था? उन्होंने स्टार्टअप मेन्यू हटा दिया था विंडोज 8 से। यस सर। एक शोर मच गया, उन्हें थोड़े दिनों के बाद विंडोज 8.1 विद द स्टार्टअप मेन्यू लॉन्च करनी पड़ी, और विंडोज 8 वाज माइक्रोसॉफ्ट बिगेस्ट शिफ्ट, बाय द वे बिगेस्ट ट्रांजिशन। इतनी रिसर्च की उन्होंने, उस पे सब कुछ किया, यूजर को समझा, फला किया, ये किया, वो किया, उसके बाद लॉन्च की। यूजर ने कहा ये क्या चीज है भाई, इसको बदलो। और फिर उन्हें जल्दी जल्दी यूजर की नीड्स को समझने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद विंडोज 10 को लॉन्च करना पड़ा विद द सेम मेट्रो यूआई, क्योंकि हाँ वो भी इंपॉर्टेंट थी, आज आप इस्तेमाल करते हैं वो भी, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द डिजाइन विद द यूजर एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपने जो बना दिया बस अब वो फाइनल है, क्योंकि आपने अपने मुताबिक तो सबसे जबरदस्त तरह से समझ लिया था यूजर को। तो यूजर, ये जरूरी है कि आप अपनी समझी हुई चीज को इवैल्यूएट भी करें यूजर के साथ, डिजाइन बना के कि भाई ये मैं समझा था आपकी बात, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस इज समथिंग दैट गोज ऑन। तो इंटरफेसेस जो है वो, उनकी इवैल्यूएशन, उनका रीडिजाइन, उनका डिजाइन, ये चलता रहेगा जब तक कि आपके पास नए वर्जन्स और नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। तो दिस इज इवैल्यूएटिंग डिजाइन विद यूजर्स। हम इसको और समझेंगे ऑब्वियसली, कैसे करें, क्या करें, आगे चलते हैं। जी मैडम अफशा। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू के बेसिकली यूएक्स के डिजाइन्स की, अगर हम जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रोटोटाइप्स की, अब क्या यूजर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, वी इवैल्यूएट द डिजाइन अकॉर्डिंग टू द यूजर। अब उसको स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप्स के थ्रू उसको डिजाइन करना है, राइट? उसके विल बी स्केचिंग डिफरेंट स्पेसिफिक डिजाइंस के, यहाँ यूजर को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई स्पेसिफिकली जो हमने आपके
स्पेसिफिक नीड से आइडेंटिफाई करा, वो डिजाइन स्केच की फॉर्म में या प्रोटोटाइप की फॉर्म में यूजर को दिखाना है। तो दैट स्पेसिफिक टॉपिक इज रिलेटेड टू दैट प्रोटोटाइपिंग। जो भी हमने ऊपर भी चीजें डिस्कस की थी वो बेसिकली हमने कोर्स आउटलाइन इस तरीके से डिजाइन करी है, HCI का मेन मोटिव बता के नीचे उसी में से सब टॉपिक निकाल के उसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे बेसिकली हम क्या चीजें उसमें कर रहे होंगे। तो जो ये प्रोटोटाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने वाई फ्रेम्स की भी बात करी, we'll talk about different prototypes technique as well कि हाई फिटिलिटी प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, लो फिटिलिटी प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। इसमें हम ये चीजें भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोटोटाइप किस स्पेसिफिक टाइम पे बनाना चाहिए, राइट। कि हमें कैसे पता चलेगा अगर यूजर की रिक्वायरमेंट मिल गई तो हमें यूजर को हाई फिटिलिटी दिखाना चाहिए या लो फिटिलिटी दिखाना चाहिए। तो विल बी डिस्कसिंग दिस एज वेल। जो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि स्पेसिफिकली कि यूजर को किस तरीके से हम क्या क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, ये हम उसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यूजर का कॉन्सेप्ट एक प्रोटोटाइप की फॉर्म में हम मैप कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। सही है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जब हमारे पास प्रोटोटाइप बन जाएगा एंड देन वी, अच्छा एक तो चीज़ ये है कि इसमें जो एक नेक्स्ट चीज़ थी कि यूएक्स रिसर्च के बारे में बात करी थी कि सही है अब व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड दैट स्पेसिफिक प्रोटोटाइप, अब उसमें ये है कि हमें उसमें जाहिर सी बात है उसकी कोई इवैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी। अब हम तो नहीं कह सकते ना जो हमने प्रोटोटाइप बना लिया वो बिल्कुल फाइनलाइज प्रोटोटाइप होगा। प्रोटोटाइप बनाने का एक पर्पस होता है कि हमें अगर फाइनलाइज डिजाइन से पहले हमें यूजर का फीडबैक मिल जाए कि यूजर बेसिकली सेटिस्फाई है कि नहीं है हमारे प्रोटोटाइप से, राइट। तो उसके लिए एक तो तरीका ये होता है मोस्ट प्रॉब्ली कि वी विल गो टुवर्ड्स द इवैल्यूएटिंग टेक्निक्स एज वेल, जो कि हम इस कोर्स में देख रहे होंगे इवैल्यूएटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। जो और तरीके होते हैं कि हाँ भाई स्पेसिफिकली कि अगर आप तो यूजर की जब भी स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप के एक फीडबैक लेना होता है तो हम सर्वेस के थ्रू भी ले रहे होते हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग्स भी होती है यूजर से करवा लेते हैं हम लोग, एंड देन वील सी कि हाँ भाई किस तरीके से यूजर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। सर अगर आप नीचे आए तो अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट प्रॉब्ली वही जो प्रोटोटाइपिंग का ही यहाँ पे ये था कि प्रोटोटाइपिंग के थ्रू भी हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, राइट। प्रोटोटाइपिंग के थ्रू भी हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल रही होती हैं, लाइक इंटरव्यू के थ्रू भी हमें यूजर्स के कुछ व्यू पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। फिर उसको एनालाइज करके उसको स्पेसिफिक उन चीज़ को फिर आपको स्पेसिफिकली अपने डिजाइन को एनहेंस करना, ये भी हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग, पेपर प्रोटोटाइपिंग है, मॉकअप्स हो गए, और भी चीजें होती हैं जो इसमें हम देखेंगे। अब इसमें क्या, इसमें एक चीज होती है कि जब भी प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स को साथ इंटीग्रेट कर होते हैं इसमें, लाइक जिसमें यहाँ पे मेंशन किया है कि ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव वॉक थ्रू, और भी इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं जो हम इसमें देख रहे होंगे। जो मोस्ट प्रॉब्ली हम एक तो चीज होती है कि मोस्ट प्रॉब्ली लोग कहते हैं कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो है हम इनिशियली तब लगाते हैं जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो अब फाइनल प्रोडक्ट जो रेडी होता है वो प्रोटोटाइप की फॉर्म में भी हो सकता है, तो आप उस टाइम पे भी चीजों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन था कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स के थ्रू भी आपको जो भी यूजर की स्पेसिफिक एंगेजमेंट, यूजर का फीडबैक चाहिए वो आप उसके थ्रू एंगेज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देन वी हैव मॉडल्स एंड डायरेक्ट मैनिपुलेशंस में भी बहुत सारी चीज होती है जिसमें हमारे पास मेंटल मॉडल्स होते हैं, हमारे पास आर्टिफैक्ट्स होते हैं, अफोर्डेंस का कॉन्सेप्ट है, ये छोटे मोटे जो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट है जो थ्रू आउट डिजाइन हम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कोर्स में। इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। अभी सर ने इंटरफेसेस और इंटरेक्शन की बात करी, वो भी हम चीजें देख रहे होंगे जिसमें हमारे पास विजुअल डिजाइन, इन्फॉर्मेशन डिजाइन और डायरेक्ट मैनिपुलेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यूजर एक्सपीरियंस की हमने बात करी, देखेंगे हम यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, यूजर सेंटर्ड डिजाइन की हम बात करेंगे, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम देख रहे होंगे, राइट। उसके बाद जब हम हर चीज फाइनलाइज करेंगे हम ईच और माइनर चीज देख रहे हैं। जो अब जो सेकंड चीज है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द विजुअल डिजाइन की विजुअल डिजाइन क्या होते हैं, लाइक जिसमें हम लोग क्या चीजें बात करेंगे, थोड़ी बहुत एस्थेटिक्स की बात भी करेंगे और ये भी बात करेंगे सही जब हमारा प्रोटोटाइप रेडी हो गया, जब फाइनल प्रोडक्ट हम दे रहे हैं यूजर को, तो एक विजुअल डिजाइन के अपने एस्थेटिक्स के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। सही, अफोर्डेंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, एस्थेटिक्स के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। कभी कभार हमारे पास ये होता है कि बैलेंस डिजाइन का अपना अनबैलेंस डिजाइन भी होता है। वो हर कॉन्सेप्ट हम लोग थ्रू आउट दिस स्पेसिफिक कोर्स एक्सप्लोर कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद देन विल बी सीइंग के डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि विल बी सीइंग द डिजाइन पैटर्न्स। तो डिजाइन पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग देख लेंगे। कुछ रूल्स और स्ट्रेटजीज होती हैं एक डिजाइन को बनाने की। इवन अगर तुम लोग विंडोज और iOS के देखो तो उन्होंने अपने कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स पहले से आइडेंटिफाई करे हुए, iOS वालों ने अपने करे हुए और कहते हैं एंड्रॉइड वालों ने अपने डिजाइन प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करे हुए। तो हर किसी के स्टैंडर्ड प्रिंसिपल होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, तो ये भी हम देख रहे होंगे, राइट। देन वी टॉकिंग अबाउट द यूजिबिलिटी टेस्टिंग की यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है वो भी हम लोग देख रहे होंगे। फील्ड स्टडीज क्या होती हैं। जब टेस्टिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमारे डेटा कलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हो गई हमारे पास, तो वो भी हम ईच एंड माइनर चीजें देख रहे होंगे कि कौन से डेटा पे किस तरीके की एनालिसिस करनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक कोर्स जो भी तुम लोगों का प्रोजेक्ट होगा
उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, ये समझ नहीं आता कि एनालिसिस डेटा तो ले लिया, अब एनालिसिस क्या लगाएं, ये समझ ही नहीं आ रहा कि स्पेसिफिकली कौन से डेटा क्या एनालिसिस क्या फाइंडिंग मिल रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर दी, मगर ये नहीं पता कि तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की सोल्यूशन उसका एनालिसिस किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी एक हमारा मेजर टास्क होता है इसको कोप अप करने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे थ्रू आउट द कोर्स। जो डिफरेंट हमारे पास टेस्टिंग होती है, टी टेस्टिंग होती है, हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, तो कौन से स्पेसिफिक जो टेस्ट हैं कि हमारे डेटा सेट के हिसाब से जो भी हम कलेक्ट करेंगे वो बेस्ट सूट करेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है दैट विल बी सीइंग अबाउट कि डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब ये तो है कि भाई बता दिया कि इंटरफेस डिजाइन करने, अब उस इंटरफेस को डिजाइन इवेल्युएट करने के लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट चाहिए होंगे तुम लोगों को, या लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट चाहिए होंगे, या उस पर फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। ये होते हैं कि बेसिकली हम लोगों की प्लेस पे जाके उनसे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सही है। एक पूरा लेबोरेटरी बेस्ड या स्पेसिफिकली हम कहते हैं ना सराउंडिंग बेस्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं कि हम खुद स्पेसिफिकली यूजर के लिए सराउंडिंग बना के दे रहा हूँ ताकि फिर वो एक्सपेरिमेंट करे। तो उसमें भी कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये भी हम लोग थ्रू आउट स्पेसिफिक चीज देखे होंगे। कुछ इन पर्सन एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, थोड़ा उसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होती हैं। और हमारे पास दुनिया में ना इंटरैक्शन डिजाइन लैब्स बनी हुई हैं, बहुत सारी यूजिबिलिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि उनके जो सॉफ्टवेयर्स वो डिजाइन करते हैं उनके सॉफ्टवेयर्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई वो खुद ही टेस्ट कर लें, वो अपने लिए अपने पास ही ये सारी चीजें बना लें, बना सकते हैं, बनाते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि जिस तरह एक फर्म जो होती है वो अपना ऑडिट खुद नहीं करती, एक थर्ड पार्टी ऑडिट इसलिए कराती है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो सके किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी से कि जी हमने ऑडिट जो अपना किया था वो ठीक किया था, और अगर हमारे जो गलतियां थी वो हमें पॉइंट आउट कर दे कोई और, क्योंकि जब कोई दूसरा तीसरा बता रहा होता है तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली क्योंकि इवैल्यूएशन कर रहा होता है तो वो ज्यादा बेहतर और ब्लंटली बताता है कि क्या चीजें गलत हैं क्या चीजें ठीक है। तो ये लैब्स जो हैं वो तो हैं, और वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज को बताती हैं कि जी आपकी जो इंटरफेस डिज़ाइन है उसमें ये चीज़ें गलतियाँ हैं। तो वो क्या टेक्निक्स होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या अप्रोचेस होती हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें, और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है समझना। वी विल सी कि ये हम इसमें क्या क्या एस्पेक्ट जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज जो हैं टेस्ट करना, इवन जो टेस्ट करके सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने सर्वे कर लिया किसी इंडिविजुअल से, उसके बाद उस पर मुख्तलिफ जो टेक्निक्स होती हैं, जो स्टेटिस्टिकल मेथडोलॉजीज होती हैं, जो आपके पास मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, वो आप उस पर अप्लाई करके उनसे बेहतर रिजल्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप रीवैल्यूएट करने के बाद रीडिजाइन करते हैं जब, तो यू गेट अ गुड रिजल्ट। ठीक है, मैं गुड रिजल्ट इसलिए कह रहा हूँ, यू गेट, ये नहीं कह रहा कि यू गेट द अगेन ऑल द टाइम, यू वुड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इट इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस में होता ये है कि आप पहले स्टेप 1 पे होते हैं, फिर आप स्टेप 2 पे जाते हैं, फिर आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर स्टेप 3 पे जाते हैं, कितने यूजर्स के साथ इवैल्यूएट करना चाहिए, कितने यूजर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, नील्सन नॉर्मन ग्रुप है, नील्सन की थ्योरी है कि जी यू शुड, उसकी हम बात करेंगे बाद में, नॉर्मन उसकी अपनी थ्योरीज हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, जिनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे साथ साथ, ताकि हमें पता हो कि जी एक तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और एक जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, दोनों को हमें साथ लेके चलना है। एक्सपेरिमेंट की बेसिस क्या है और एक्सपेरिमेंट डिजाइन कैसे होगा, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट को हमें इवैल्यूएट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें साथ साथ ही लेके चलनी है। वक्त कम है, समर्स का कोर्स है, हमने कोशिश ये करनी है इन सारी चीज़ों को एट लेंथ एक्सप्लोर करें। आपने बहुत ज़्यादा काम करना होगा ऑब्वियसली आपको, और वक्त पे करना होगा इसलिए भी क्योंकि, और वक्त पे इसलिए करना है क्योंकि ये रिकमेंडेशन है कि हर हफ्ते एक इवैल्यूएशन होगी आप लोगों की भी, मतलब एक टेस्ट होगा, छोटा सा कोई असाइनमेंट होगा इस तरह का, ताकि जो क्लासेस की पार्टिसिपेशन है, क्योंकि आपको पता होगा ये कि अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, यानी आप ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है इस वक्त आप जा सकते हैं, लेकिन ये कि टेस्ट होते रहेंगे तो आप लोग लेक्चर्स सुनते रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे लेक्चर्स ही सारे, जो भी इंटरेक्टिंग हो। बाद में आपको देखना है इतना लंबा क्लास ही ले लें भाई, उससे ज़्यादा बेहतर तो ये है। ठीक है, तो ये बेसिक जो टॉपिक्स थे वो ये हैं, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है हम इन टॉपिक्स तक, हम इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे ऑब्वियसली। हम हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको किसी और हेडिंग में हम डिस्कस करते हुए चले जाएं और वो सारे कंप्लीट हो जाएं। तो दिस इज द आउटलाइन इज देयर फॉर अस
कि हम इसको फॉलो करें और इनमें से तमाम टॉपिक्स जो जो हो सकते हैं कोशिश करेंगे वो सारे कंप्लीट हो हमारे इस कोर्स में, ठीक है। बट मगर आई होप कि अगर हमने इनमें से सबका इंट्रोडक्शन भी कर लिया तो ये बहुत कुछ है इसमें, अगर हमें सही तरह से करने का मौका मिला, और होपफुली हम ये सब कुछ कर पाएंगे। जी और एक मैडम, और चीज़ है क्या कहते हैं, अगर इट्स वेरी गुड फॉर यू गाइस कि जो भी स्पेसिफिक हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर उसको जो रियल लाइफ तुम लोग इतनी अब तो सेंस ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है, अगर उसकी रियल टाइम एप्लीकेशन से मैप करोगे एंड देन यू कम अप विद सम फ्यू एग्जांपल्स, लाइक कि तुम लोग बताओगे सर स्पेसिफिकली हमने जूम की एप्लीकेशन देखी है या ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन देखी, उसमें ये चीज़ हमें एक्सपीरियंस हुई, तो इट्स गेटिंग एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे रियल टाइम में हमें वो एग्जाम्पल्स भी मिल रही होंगी। तो एस सर ने भी ये चीज कही थी कि इंटरैक्टिव सेशन अगर तुम लोग बनाओगे तो होगा, राइट? सही है, मैंने तो फिर वही होगा कि सर से वो करे होंगे, सर इज टेलिंग अस द कांसेप्ट, बट ये कि अगर तुम चीजों को एग्जांपल के साथ तुम लोग भी मैप करोगे तो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक कांसेप्ट, राइट? अच्छा अब मैं ये भी बता दूं, मैडम अफशा ने बोलना शुरू किया तो मुझे भी मजा आना शुरू हो गया कि हाँ यार चलो कोई तो है जो मतलब बोल रहा है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है ना, आप पूछते रहें, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जरा सा एक दो क्लासेस हो जाएं फिर जरा सा टाइम सेट करते हैं कि जी कितनी देर का लेक्चर होगा और फिर कितनी देर क्वेश्चंस के लिए होगी। एंड आई वुड वांट यू टू कम अप विद गुड क्वेश्चंस, ताकि आप मतलब आपकी पार्टिसिपेशन तो हो ना इस क्लास में, और अच्छा जितना क्वेश्चन होगा उतना अच्छा हमें और लर्निंग एक्टिविटी सर, एक्टिविटी भी और इंगेज एक्टिविटी भी हमने कर दी। सर। अच्छा मैंने MS टीम स्पेसिफिकली इसीलिए इस्तेमाल कराना शुरू किया है कि क्योंकि उस पर आप सबकी स्क्रीन भी मुझे नजर आ सकती हैं, ताकि मुझे पता हो कि आप जो है वो हसी फिरोज की तरह मतलब या क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सर क्या हो मतलब तुम कहाँ हो, हाँ ठीक है। तो बहरहाल तो अच्छा, और दूसरी चीज ये मुस्तफा पूंजला भी आ गए हैं, अब बाकी लोग भी हैं। प्लीज मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ अब, क्योंकि 9 बज रहे हैं तकरीबन, ठीक है। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, आई वुड वांट यू टू ओपन योर वीडियोस, टू स्विच ऑन योर वीडियोस, ठीक है। एक बार आई वुड ऑब्वियसली ऑल्सो वुड लाइक आप अपने माइक्स भी अनम्यूट रखें, या जब आपको बात करनी है आप अनम्यूट कर दीजिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप बीच में भी बोलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई वांट दिस टू बी एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल, ठीक है। तीसरी चीज ये कि आप जब बैठे ना तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन आपके हाथ में हो, क्योंकि ये लेक्चर ऑल्दो अवेलेबल तो होगा रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन आप क्या क्लास में ऐसे ही बैठते हैं कि बस जो सर आएंगे बताएंगे सुन लेंगे और हमें याद रहेगा? इतनी अच्छी तो मेरी भी याददाश्त नहीं भाई, किसी की भी नहीं है यार, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आप एक नोटबुक के साथ बैठें। जितनी की टर्मिनोलॉजीज आज हमने क्लास में यूज की हैं, व्हाट यू शुड हैव डन, you should have noted those terminologies and you should have searched for those terminologies, ताकि जब अगली क्लास में बैठे तो आपको पता हो उन टर्मिनोलॉजीज के पीछे क्या क्या कुछ है। एक एक टर्मिनोलॉजी जो मैडम अफशा ने भी जिसकी बात की, मैंने भी कई दफा इस्तेमाल की वो टर्मिनोलॉजीज, उनके पीछे पूरा पूरा समंदर है, वो पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, उन पर पूरे पूरे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं भाई। यूजर सेंटर्ड डिजाइन, सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, यूजर सेंटर्ड डिजाइन पे इतनी जबरदस्त किताबें मौजूद हैं, ठीक है। हम ऐसी बोल, वो भी मैं भी ऐसी बोल के चला गया, मैडम अफशा भी ऐसी बोल के चली गई, लेकिन बात यह है कि आपको उस टर्मिनोलॉजी को, जो भी चीज आपने नई सुनी है उसको जरा सा सर्च तो कीजिए, उसको जरा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो अगेन इस कोर्स में जो एक एडिशन है ऑफ योर नॉलेज वो भी तो हो, ठीक है। तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यू। ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो कि ये सिर्फ, दिस इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वी आर हेयर टू लर्न वॉट एवर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन दैट वी कैन लर्न इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। जी मैडम अफशा कुछ कह रही हैं? कुछ कह रही हैं मैडम अफशा आप, या खत्म? नहीं सर, अच्छा मेरा बस तो हो हो गई गया। ना। अच्छा तो ये कोर्स आउटलाइन आपके लिए अवेलेबल होगी ऑब्वियसली, ठीक है। जो किताबें हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे वो सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल हैं, मैं LMS पे वो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप उसको रेफर कर सकें। इस वक्त सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं वो किताबें। अगर आपको कहीं से हार्ड कॉपीज चाहिए हो किताबों की, तो मेरा ख्याल है उर्दू बाजार खुल रहा है, वहाँ से भी मिल सकती हैं, और भी जगहों से मिल सकती हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपीज आपके लिए बेहतर होंगी। घर से कम निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त जो है वो सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है पेंडेमिक के हवाले से भी बाहर की, ठीक है। तो
ये कोर्स आउटलाइन के हवाले से मेरा ख्याल है कि आपने देख लिया कि क्या है मामला। अब जरा सा दोबारा डिस्कस कर लें, आपकी जो क्लास की टाइमिंग्स हैं वो क्या होनी है और किस वक्त होनी है, क्या करना है उसका। जो लोग इनरोल्ड नहीं है वो बता दें। जैन का मसला था कुछ, वो बता दो जैन। सर मेरा मसला ये था कि मेरे इसी टाइम एक और क्लास थी, तो मेरा ये था कि अगर ये क्लास शिफ्ट हो ही रही है तो वो चेंज हो जाए तो मैं उस क्लास में भी इनरोल कर लूँ। अच्छा, लेकिन अब तो एनरोलमेंट का टाइम खत्म हो गया मेरा ख्याल है। सर कल वापस होगी इनरोलमेंट। क्या मतलब? कल होगी इनरोलमेंट। कल होगी इनरोलमेंट? जी मतलब कल भी होगी इनरोलमेंट? जी, कल भी होगी इनरोलमेंट। अच्छा, तो सर ये हसीब और अब्दुल वहाब का भी मसला था और किसका मसला था? तो ये हसीब का अच्छा अच्छा, इनरोलमेंट का या क्लास की टाइमिंग्स का? नहीं सर, ये खुद आएगा कोई, इसका सिस्टम एरर जनरेट करके दे रहा है उधर। बताओ हसीब, बताओ। सर मेरा तो मसला मैंने आपको बताया था ना अभी क्लास की शुरू में। एनरोलमेंट का मसला है ना तुम्हारी? यस यस सर। हाँ, तो वो तुम प्रोग्राम ऑफिस से बात करो, अकमल साहब से बात करो, उसके बाद ही रिजॉल्व हो सकता है। अकमल साहब से बात करो या रियाज से बात करो, रियाज मेमन से बात करो। सही सर, ठीक उनको है? ईमेल। हाँ, टाइमिंग्स के हवाले से अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे बता दो, वो मुझे कोई इशू नहीं है टाइमिंग्स पे। सुबह के रखने मेरे ख्याल से टाइमिंग्स 8 फर्स्ट स्लॉट में तो रख लो। हाँ फर्स्ट स्लॉट में किसी का भी क्लैश नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं, ये फर्स्ट सिर्फ स्लॉट फर्स्ट अगर स्लॉट आपका नहीं है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लॉट है भाई। इसको पोर्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट स्लॉट से सर लेके पोर्शंस में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट से लेके मतलब कि फर्स्ट स्लॉट कर ले, फिर इसको बाद में इसी टाइम पे कर ले। सर तो उस आप टाइम पे फिर अगर आपको इशू नहीं है टाइम चेंज करने से तो हाँ। व्हाई डोंट वी डू दिस के यही टाइम, लेकिन अगर मंडे वेडनेसडे क्लास होती है तो ट्यूसडे थर्सडे कर लें। तो ट्यूसडे No, I have थर्सडे a किसी और class. की क्लास है ना, I अब्दुल have a वहाब की क्लास है। Sir, मेरा अच्छा class है physical. कौन है आप? फिर Sir, अलीबा. हाँ अच्छा, नजर नहीं आ रहा ना, फिर आवाज आती है तो अजीब सी। फ्राइडे संडे को क्यों नहीं कर लेते? कब? सैटरडे और संडे को कर लेते क्लास में से। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कुछ और नहीं है करने के लिए? हाँ मतलब क्या हो गया भाई एक दिन छुट्टी मिलती है क्या ऐसे ही छुट्टी है यार। अरे नहीं भाई, काम चल रहा है बहुत ज्यादा। सैटरडे कर सकते हैं, अगर सैटरडे करना है तो सुबह में सैटरडे कर लो सर और एक दिन वीक में किसी दिन रख लो, ये भी हो सकता है। हाँ सही जी है सर, सर। सर फ्राइडे सैटरडे मेरे ख्याल से ज्यादा सूटेबल है। फ्राइडे और सर सैटरडे पे। सर मेरा एक और इशू भी है, मंडे वेडनेसडे नहीं है। मेरी एक नहीं लैब होती देखा, है, लैंग्वेज की लैब होती है, बट वो ट्यूसडे थर्सडे है सुबह 11 बजे। ट्यूसडे थर्सडे है ना? जी सर मैंने इसका एक बहुत बेहतरीन उसका निकाला है फ्राइडे से। फ्राइडे सैटरडे। देखो मुझे तो कोई इशू नहीं है, फ्राइडे को कर लो 3 ऑनवर्ड्स और सैटरडे को सुबह कर लो 8:30 या 9 बजे से कर लो। चलो हाँ जी सर, ये बाकी साहब से मेरे ख्याल से पूछ ले, किसी का वो अगर क्लास नहीं आता तो। Sir, Saturday को मेरा class है. सैटरडे को क्लैश है ना? फ्राइडे को 4 Sir, बजे मेरी 3 क्लास होती है। courses है मेरे पास. फ्राइडे और को फ्राइडे को 4 बजे फर्स्ट से स्लॉट कर लो। ऑनवर्ड कर लेते हैं सर। फ्राइडे सैटरडे फर्स्ट स्लॉट ऑनवर्ड। भाई तुम ये सेट करके मुझे बता दो, जो भी सर बेस्ट First होगा। slot में कोई सर एक रुकेगा ही पोल नहीं क्रिएट कर क्योंकि लेते हैं, उसमें जिसको जितने ज्यादा वोट्स मिल गए बस वो क्लास नहीं, होगी फिर। बात ज्यादा की नहीं है ना, वी वांट टू रीच अ कंसेंसस। म्यूचुअली डिसाइड करना जो ना कि ऑफिशियल सारों क्लास का टाइम है, एक बात याद रखो, ऑफिशियल क्लास का टाइम ये है, ये एज इन हाँ सही। मंडे 6:30 वेडनेसडे to 6:30 टू हाँ 9:20। ठीक है, वो भी एक ब्रेक के बीच में छोटा सा, लेकिन हम प्रेफर उन स्टूडेंट्स को देंगे जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड हैं इस क्लास में। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना भाई अगर किसी ने एनरोल नहीं किया सर, तो मैं उसकी एनरोल्ड तरफ हूँ अच्छा इस नहीं। क्लास में। अरे मैं तो वैसे मैं ही बात कर एनरोल्ड रहा हूँ, तुम्हें नहीं कह रहा। हाँ। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राई टू रीच अ कंसेंसस, ट्राई टू रीच अ टाइम वेयर एवरीवन इज कंफर्टेबल, दोज हु इंटेंड टू टेक दिस कोर्स एंड दोज हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस कोर्स, ताकि भाई जो कोर्स लेना चाहता है जरूर ले ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा, एक मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि आई वांट एन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, तो जितने स्टूडेंट्स होंगे अच्छा एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट रहेगा।
सर वैसे अगर आपको सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का काउंट चाहिए ना तो वो फिर यही टाइम पे आता है 6:30 to 9:20। नहीं हाँ मुझे 6:30 काउंट to नहीं 9. चाहिए, मुझे एक इंटरैक्टिव क्लास चाहिए। बार सर दफा सुबह तो आप बातें कर रहे होंगे और कोई भी नहीं उठा होगा, देखिए हाँ ये मुझे पता है। अरीबा तो सो रही हाँ होगी, सर ये तो ये मैं हो गारंटी दे सुबह सकता हूँ। सुबह ना सर बहुत कम लोग उठे होते हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? वैसे तो 8:30 बजे क्लासेस में बैठे होते हो आईबीए में, अभी नहीं क्या हो नहीं गया? सर मैं उठता हूँ अभी भी, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों की हालत जानता हूँ ना। मैं तो ये अभी जो 8:30 बजे क्लास हो रही थी, मैं तो ऑफिस जाके क्लास ले रहा था आराम से बैठ के। सर सर दिन आपकी में क्या बात मैंने है। और सर ने अकेले क्लासेस लिए, बस और हाँ कोई दो नहीं आता दो था 8:30 स्टूडेंट्स बजे। होते थे, मैं तो क्लास लेता था हाँ 8:30 बजे। सर हम लोग ने अभी ये लास्ट सेमेस्टर सीआरएम और ऑडिट की एक एक दो दो बच्चों में क्लास लिया आपने मेरी। जी मुझे याद है। उसमें प्रेजेंटेशंस भी थी तो सब कुछ था। हाँ तो भाई देखो, स्टूडेंट्स, मसला ये नहीं है कि कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, इसमें भी अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि ये तो पेस ऐसा होता है ना इस कोर्स का कि आपको अगर क्लास आपने मिस कर दी फिर आप कब सुनेंगे यार इतनी देर तक की क्लास। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि प्लीज टेक क्लासेस। ठीक है मुस्तफा, आप कुछ बोले नहीं है अभी तक क्लास में आने के बाद से। सर मैं सुन रहा हूँ सब सर। तुम सुन रहे हो तो अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो जरा सा लिख दो चैट पे, ताकि वो लोग जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया ईमेल एड्रेस लिख दें अपना चैट पे, ताकि मैं उनको MS टीम्स में ऐड कर लूं, सो दैट ओके दे सर। कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ सर मेरा दैट। भी चेक कर ले फिर मैंने सबका कर कि लिया है। ऐड हुआ कि नहीं, ये क्योंकि मेरा एहसन तो अभी तक ऐड नहीं हुआ। उसमें लिखा हुआ आ रहा था, मैंने आपको बताया। ठीक है, हसीब हाँ तो फिरोज अब हो गया। हमदानी, ये M जैनुल आबदीन आया मेरे पास अभी। सर मेरा हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, इनवाइट आ वेरी गया। गुड। मोहम्मद पूंजला। बट सर मेरा तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे इसका एक्सेस हुआ है इस आईडी से, किस आईडी से? या ये आईबीए वाली आईडी से। तो हुआ हुआ है तो क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ ऐड कर रहा हूँ अपनी क्लास में भाई, ओके और क्या कर रहा हूँ। ठीक है तो अब आप लोग आ गए मेरा ख्याल है। हाँ टीम कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वापस बता दें प्लीज। टीम कोड मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये मैंने टीम कोड भेज दिया आपको। ठीक है, वैसे मैं ये व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज चुका हूँ, यू कैन जॉइन अ टीम विद दिस कोड एज वेल। दूसरी चीज़ ये कि मैं अभी यहाँ से बंद करता हूँ, ठीक है, जूम बंद करता हूँ और मैं टीम्स पे मीटिंग शुरू कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि आप लोग में से कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, जो नहीं करते होपफुली उनका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, कुछ टाइम लगता है टीम्स का अकाउंट एक्टिव होने में, तो वो उस वक्त ज्वाइन कर लेंगे, अब हमारी पर्सनल जब क्लास होगी तो। ठीक है, यस सर। तो मैं ये जूम की क्लास को एंड कर रहा हूँ, मतलब आज के लिए इतना ही था। ये रिकॉर्डेड लेक्चर ऑब्वियसली अवेलेबल होगा। मैं अब टीम्स पे जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे हम जरा सा सेटअप कर लें, इनिशियल जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको रिजॉल्व कर लें। ठीक है, ओके सर। थैंक यू वेरी मच, हाफिज।